यूज इट एज एनर्जी, स्टोर नहीं करना है। स्टोर क्यों करना है? ताकि हम उसको इस्तेमाल करें। लेकिन उस छोटे दौरान के लिए होता क्या है? जब आप खाते हैं फल में फ्रुक्टोज होता है, ठीक, आप सब जानते हैं, और उससे कोई ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होते नहीं। फल खाइए, शुगर चेक के डॉक्टर बताते देखो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ही, ग्लाइसेमिक लोड की बात कोई नहीं बताएगा, तो देखो ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं, खूब खा रहे हैं। लेकिन होता है क्या, फ्रुक्टोज क्या करता है, जितने भी सेल्स में हो जाता है, जहां भी जाता है, खासकर लीवर में हो जाता है, थोड़े बहुत इधर उधर दूसरे टिश्यू में होता है, तो जब वहां पहुंचता है तो घुसते ही एक चीज बनाता है जिसके बारे में सबको पता होगा, उसे कहते हैं यूरिक एसिड। यूरिक एसिड तो सब जानते हैं। अब ये इंट्रासेल जब वो ज्यादा बढ़ जाता है तो आप जानते हैं गठिया आ जाता है, जॉइंट्स का प्रॉब्लम हो जाता है, क्रिस्टल्स बन जाता है। ये सेल के अंदर बनता है, और जैसे ही यूरिक एसिड बनेगा वो करता है क्या है, बेसिकली एक पाथवे होता है हमारे सेल में, उसे एएमपी के एक एंजाइम है, जो वो एक प्रोसेस है जो कि हमसे एनर्जी बर्न कराता है, हमारे मसल्स बना रहा होता है, मतलब जितने अच्छे एक्टिविटीज है, प्रोग्रेसिव एक्टिविटीज है, उनको वो पुश करता है, वो एनर्जी को सेंस करके खाया है, एनर्जी है या नहीं। ये क्या करता है, यूरिक एसिड जब बनता है, ये उस पाथवे को बंद करके एक दूसरा पाथवे होता है एएमपी की जगह एएमपीडी, उसे चालू कर देता है। वो इसलिए होता है, वो इसलिए होता है कि आपका शरीर सोचता है कि ठंड आने वाली है, अब खाना नहीं मिलेगा काफी दिनों तक, इसलिए एनर्जी स्टोर करो, बर्निंग बंद करो। अब वो स्विच ही बंद हो गया, और आप कितना भी एक्सरसाइज, बहुत लोग बोलते हैं बहुत एक्सरसाइज करता हूं, ये नहीं जा रहा, क्योंकि वो आपका स्विच बंद है। ये बेसिक चीज है, और जब वो होगा इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फ्लेमेशन होना है। सेकंड क्या करता है, जब भी शुगर ज्यादा रहेगा, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा रहेगा, तो आपने सुना होगा कि सारी बीमारियां पेट से होती हैं, हमेशा आपने सुना है, और ये बिल्कुल ही सच बात है। वो हमारे पेट को डैमेज करेगा। जो शुगर है वो हमारे पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनती है पाचन के लिए, जठराग्नि जिसको बोलते हैं, उसे कम कर देगा। जब वो कम होगा तो जो हमारे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसमें होते हैं, तो एसिड कम हो जाता है, उनको तो शुगर चाहिए, हम तो कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, उन्हें वो सेंस करते हैं कि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में भी है खूब सारा शुगर है, और एसिड, अब आजकल पीएच भी ठीक हो गया है एसिडिक लेवल, तो वो सारे वहां माइग्रेट कर जाते हैं, उसे बोलते हैं सीबो, स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। तो जितने लोग खाना खाने के बाद अपने नोटिस किया जिनका पेट फूल जाता है खाते ही कुछ देर के बाद, ब्लोटिंग जिसको बोलते हैं, और बिल्कुल भारी भारी लगता है, तो आप समझ लीजिए कि आपका बैक्टीरिया जो है लार्ज इंटेस्टाइन से निकल के आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुका है, और वो वहां पर जब आ जाता है तो अमृत की जगह जहर हो जाता है। जब तक वो लार्ज इंटेस्टाइन में आपको हेल्दी लगता है, आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन जब वो गलत जगह पर आ जाता है तो दिक्कत हो जाती है, और हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है जहाँ से सारे विटामिन और अच्छी अच्छी चीजें जाती है, उसके जंक्शंस खुल जाते हैं थोड़े से, तो उसमें जहर जाना शुरू हो जाता है, जितना टॉक्सिक चीजें होती हैं। वो जब जाता है तो अपने शरीर के इम्यून सिस्टम को लगता है कि हमें बीमारी हो गई, तो कोई रिकग्नाइज नहीं करता है, और वो इन्फ्लेमेशन पैदा करता है उसे मारने के लिए। जब इन्फ्लेमेशन हमेशा पैदा होता रहेगा, आपके ऑर्गन्स डैमेज होते रहेंगे, डिपेंडिंग अपॉन आपका जेनेटिक वेरिएशन कैसा है, तो किसी का नी खत्म हो जाएगा, किसी को लूपस हो जाएगा, किसी को आर्थराइटिस हो जाएगी, किसी को कैंसर होगा। महिलाओं में आप सुनते होंगे कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो जेनेटिक होता है, जीन्स होंगे उसके, लेकिन अगर वो सही खाना खाएगी उसे कभी हो ही नहीं सकता है, और उतना ही नहीं उसके बच्चे को भी नहीं होगा, सिर्फ खाने पे अगर ध्यान दें तो फिर वो इन्फ्लेमेशन चालू हो गया। अब इन्फ्लेमेशन चालू हो गया तो फिर आपको सारी बीमारियां शुरू हो गई। तो सबसे पहले हमने क्या समझा कि ये बार बार खाना गलत हो। तो अब तीन चीजें हैं, हम क्या खाते हैं, कब खाते हैं, और कितनी बार खाते हैं। ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, क्या खाते हैं, कितनी बार खाते हैं, कब खाते हैं, ठीक है। सुबह उठते हैं हमें खाने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं बताया तो आपको फिर बता रहा हूँ कि 4 बजे के आसपास सुबह में एक कॉर्टिजोल होता है, एक हमारा हार्मोन है जो रिलीज होता है, वो इसलिए रिलीज होता है ताकि हमारे लिवर जो है ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करे शुगर में, शुगर रिलीज हो जाए ताकि हम जाके शिकार करके खा पाए, जैसे बाकी जानवर करते हैं। तो आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक। नाश्ता कभी कोई गाँव में करता नहीं था, सबको 10-11 बजे 12 बजे एक बार खाते थे, 5 बजे एक बार खाते थे, और किसी को बीमारी नहीं थी, भूखने की जरूरत थी, वो बात अलग थी, गरीबी थी। लेकिन संपन्नता आई तो बीमार ज्यादा पड़ने लगे, ये अजीब बात है, इसमें कोई सोचता ही नहीं। जब हमने सब पता है, हम फल भी खा रहे हैं, शहद भी खा रहे हैं, 3-6 टाइम खाना भी खा रहे हैं, लेकिन बीमार पड़े जा रहे, कमा लिए तो कभी किसी इस पर दिमाग नहीं लगाया किसी ने, कभी नहीं किसी ने ये नहीं सोचा कि जब से हमने घी हटा दिया, मक्खन हटा दिया, हमने अंडे का पीला वाला खाना बंद कर दिया, जब से बंद कराया 1940 हो रहा है, तो ये हार्ट अटैक्स बढ़ते कैसे चले गए। आपको दंड रह जाइएगा 1940 से पहले
कार्डियोलॉजिस्ट ऐसा नहीं होते थे, क्योंकि हार्ट की बीमारी थी नहीं। आज आपको हार्ट की बीमारी हो जाए तो आप अपने लाइफ टाइम में कई लाख रुपए खर्च कर देंगे, कई लाख। तो करना क्या है, आप उठे। और मैं लेकिन एक चीज बता दूं, जो फास्टिंग है, जो नहीं खाने की बात है, ये उन लड़कियों को नहीं करना चाहिए जिनकी अभी शादी होनी है या बच्चा होना है या कुछ होना है, बिकॉज दे हैव टू बी रेडी, इफ दे आर प्लानिंग अ प्रेगनेंसी दे हैव टू बी रेडी टाइम ऑल द टाइम। तो उनके लिए नहीं है सच। लेकिन हाँ, अगर उसे भी इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो उसे भी करना चाहिए अपने आप को ठीक करने के लिए, और उसका तो अपना खान पान ठीक रखें। तो अब वो या तो पहली बार खाएं क्या, तो खाने के लिए कभी भी रोटी से शुरू मत कीजिएगा। अब आ जाते हैं, पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आते हैं, गेहूँ। गेहूँ को अपने घर से निकाल दीजिए, ठीक। गेहूँ इंसान के लिए है ही नहीं, खासकर गेहूँ जो अब है, जो एमआरपी के वो बहुत पहले खत्म हो चुका है, ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले खत्म हो गया। इसमें प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं ग्लूटेन, और बहुत क्लियर इस गेहूं के बारे में दो चीजें हैं, एक तो उसकी प्रोटीन और एक उसमें जो स्टार्च होता है एमिनोपेक्टिन ए, वो स्टार्च बहुत कमाल का स्टार्च है, और गेहूं बहुत कमाल की चीज है, उससे खुशी निकाला जाता है। लोग कहते हैं कि रोटी खाओ चावल मत खाओ, मैं कहता हूँ नहीं, दोनों से एक खाना है, चावल खा लो रोटी मत खाओ। क्यों? इस प्रोटीन को हम पहचान नहीं पाते हैं, ये हमारे लिए टॉक्सिक है। तो ये जब जाता है पेट में, आपको शुगर हो चाहे नहीं हो, आपको सीबो हो, इन्फेक्शन हो या ना हो, जाते ही एक प्रोटीन होती है ज़ोलेनिन, उसको बढ़ाता है, और वो क्या करता है कि हमारे आंतों में छोटे छोटे छेद जंक्शन को सपोर्ट देता है इमीडिएटली। लेकिन डॉक्टर्स आपको बोलेंगे कि नहीं, ये इसको तो टेस्ट कराते हैं, सीलियाक डिजीज है नहीं, ग्लूटेन एलर्जिक नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी इंसान इस धरती पे नहीं जो टॉलरेट कर सकता है गेहूं को। और जब तक हमारे गांव में लोग सत्तू खाते थे, मड़ुआ खाते थे, कोदो खाते थे, बाजरा खाते थे, किसी को प्रॉब्लम नहीं था, बीमारी नहीं होती थी। ये जो गेहूं आ गया, मैदा आ गया, पकौड़ी आ गई, सब चीज़ आई हैं, तब से ज़्यादा हो गया। ब्रेड में भी गेहूं है। आप किसी दुकान पे चले जाइएगा, बोलिए बिस्किट है, हाँ कितने तरह के हैं, तो कम से कम 50 तरह के कम से कम। लेकिन है क्या? सारे के सारे मैदा हैं, सारे के सारे मैदा हैं। लेकिन आपको बोलेगा नहीं हमारे पास होल व्हीट है, इसको खाइए, है वही चीज़, सारे के सारे आटे हैं। तो इसलिए गेहूं जो है, दूसरा क्या करता है, उसमें स्टार्च होता है। स्टार्च क्या होता है, वो इतने ज्यादा इंसुलिन को हमारे को उठाता है, हाई करता है, इतने कस के स्पाइक करता है, डुबाता है और आपको सारे शुगर को एकदम से स्टोर कर देगा। लेकिन वो इंसुलिन स्पाइक उतना ही खतरनाक है जितना शुगर स्पाइक होता है। ध्यान रखिए, इंसुलिन हमेशा याद रखिए, इंसुलिन आपको क्या करना है कि आपका इंसुलिन बढ़ता ना रहे। आप जब भी खाइएगा इंसुलिन बढ़ेगा, तो सबसे पहले काम है कि आपको कम खाना है, ठीक है। तो वो इंसुलिन बढ़ता है, और आपने देखा होगा कि आप कोई काम भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं करते, आपने खाया 2 घंटे बाद फिर भूख लगी, ऐसा होता है क्या? शाम को अगर आपको 6 बजे खिला दूंगा, बोलूँ कि अब जाओ सो जाओ आराम से, आप सो पाएंगे? आप खाना मांगेंगे। लेकिन आपने मेहनत कुछ नहीं किया, आपने कैलोरी को बर्न नहीं किया, आपको भूख तो लग रही है, कभी कुछ सोचता नहीं। भूख इसलिए लग रही है क्योंकि वो इंसुलिन आया, जरूरत से ज्यादा स्पाइक हो गया स्टार्च की वजह से, और आपने सारे ग्लूकोज को एकदम से लेकर हट गया, इधर उधर घूम रहा है। आपको लग रहा है कि मेरे पास एनर्जी नहीं है। एनर्जी इसलिए नहीं है क्योंकि जितने मसल सेल्स हैं वहाँ इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो चुका है, वो बोल रहा है हमें चाहिए ही नहीं, हमें आपका शुगर नहीं चाहिए, क्योंकि टॉक्सिक है, जहर है। जितना हमें चाहिए उतना हमने ले लिया, इतना डालो भाई। अब चूंकि वहां वो जा नहीं रहा है, मसल में नहीं जाएगा, तो आप उसको एनर्जी में कैसे, आप उसको बर्न कैसे कीजिएगा? वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको एनर्जी मिल नहीं रही है, आप सोचें जो थोड़ा बहुत सर खिला था खा गया, आप सोचेंगे यार मेरे भूख लगी है, मेरे पाचन तो बहुत अच्छा है। मैं ये प्रॉपर केस जानता हूँ, एक राजेश में मेरा मित्र था धनबाद में, तो उसे भूख खूब लगती थी, डॉक्टर के पास गया, मैंने बोला डॉक्टर के पास चले जाओ, वैसे ही मैंने बोल दिया, मैं तब मुझे इतना एनर्जी वो पता नहीं था। तो गया तो बोला कि पागल लोग पाचन के लिए मरते हैं, तुम्हारी इतनी अच्छी पाचन शक्ति है, तो कह रहे क्या हो गया? वो आदमी को डायबिटीज हो गया, अंधा हो गया, उसको बहुत भयंकर डायबिटीज थी। लेकिन दे वेट कि दूसरे किस्म के सिम्टम्स आएंगे तब आपको बताएंगे। उसका रेटिना डिटैचमेंट हो गया शुगर की वजह से, और वो हमेशा एनर्जी उसकी लो रहती थी, कहता था खाना दो खाना दो। और हम ऐसे आदमी कहते हैं कि पागल है, भूखड़ है, ये है वो है, कहना नहीं चाहिए, वो आदमी बीमार है, ध्यान रखिएगा। और वीट जो है उसमें जो प्रोटीन्स होते हैं, जब उसको तोड़ते हैं वो पेप्टाइड्स बनते हैं, पॉलीपेप्टाइड जो उसको छोटे बनाते हैं हम। तो आपको दंग रह जाइएगा अगर आपने ब्रेन का स्कैन किया कभी, तो आप पाएंगे कि ब्रेन के उन रिसेप्टर्स को वो हिट करता है जिसे आपका गफील करता है, वो नशा है, और इसीलिए उससे इस तरह के एडिक्शन है। हमें एकदम
प्रूवन साइंस है ये सब, हर चीज लोगों को पता है, लेकिन किताबों से हटा दिया जाता है, प्रैक्टिस से हटा दिया जाता है। इसलिए आटा हटा दीजिए, खाना 2 टाइम कीजिए, और सबसे जरूरी चीज बता रहा हूँ कि कोशिश नहीं कीजिए कि सूर्यास्त से पहले खाना खाइए, ठीक है, या जितनी जल्दी हो सके खाना खाएं। खाना खाने के 3 घंटे बाद तक जाके सोइए। जब आप सो रहे हैं आपका शरीर कोई काम नहीं करेगा पाचन का, ना खाने को पचाने में लगे, ना एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप सोते हैं तो आपके शरीर का और काम होते हैं, वो आपकी सफाई करता है, पुराने सेल्स को रिन्यू करता है, बहुत सारे हार्मोनल बैलेंसिंग करता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन पैदा करता है जो मेलाटोनिन आता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उससे काम बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपका अगर डाइजेस्टिव एंजाइम ऐसे काम कर रहा होगा तो बेचारा कहाँ से करेगा। तो अगर आदमी को आप अच्छा खाना खिलाइए, लेकिन उसको आप लेट खिलाइए और उसी को सुला दीजिए लगातार 20 दिन, तो अच्छे खाने के बावजूद उसके आप देखिएगा तो उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, उसका कोर्टिसोल लेवल हाई हो गया, इन्फ्लेमेशन पैदा हो गया। स्लीप इज दैट इंपॉर्टेंट। सूर्य के अनुसार अगर आप रहिएगा तो आधी बीमारियां आपको ऐसी करा। अब है कि हम लोग काम कर रहे हैं, हम सूर्यास्त से पहले खाए कैसे, तो उसको मैंने एक्सपेरिमेंट किया पिछले 1.5 महीने 2 महीने, और मैंने उसको बड़ा सही पाया है। मैं क्या करता हूँ, चूंकि मुझे जिम जाना होता है, इस पर भी अभी बात करेंगे, एक्सरसाइज पर बात करेंगे, नींद पे होगी, खाना पे कर रहे हैं और एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो मैंने क्या किया फिर, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर मैं तो ये कर नहीं पा रहा। अभी हुआ क्या है कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स है, फंक्शनल मेडिसिन डॉक्टर्स वगैरह ग्रुप्स में थे जिसमें मैं था, अब वो सब लोग मुझे कंसल्ट करते हैं। हालांकि अब क्या बताऊँ, शरीर मुझे उस तरह का कुछ है नहीं, बट आई डू इट बिकॉज़ आई डोंट चार्ज देम मनी, ऐसा मैं कहता हूँ। तो वो मैंने क्या किया, फिर करीब 10 बजे के 9-10 बजे के आसपास मैं नाश्ता किया, मैंने कर लिया। नाश्ता क्या करता हूँ, कोशिश कीजिए प्लीज, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो अंडा खाना शुरू कीजिए। देखिए नेचर ने हमको वेजिटेरियन नहीं बनाया है, हम वी आर अ कार्निवोर एनिमल, रिमेंबर दिस। आप किसी का भी फूड एलर्जी टेस्ट करा लीजिए, फूड इंटॉलरेंस टेस्ट करा लीजिए, आपको कई चीज़ों से मिल जाएगा। कभी नट्स से है, वॉलनट से है, सब्जियों से है, ये सब्जी वो सब्जी, पीस मत खाइए, राइस से एलर्जी हो आपको। मुझे आपको एक इंसान नहीं मिलेगा जिसको मीट से एलर्जी हो, आप ढूंढ के देख लीजिएगा। कुछ ज़्यादा ही कुछ डैमेज होगा उसका बॉडी में, बात करेंगे, वरना होता नहीं। तो प्रोटीन सोर्सेज जो है बहुत ज़रूरी है, उसमें भी आएंगे, क्या खाना है फिर भी आना है, तो कैसे खाना है पहले उसको करना होता है। तो फिर मैं 9-10 बजे के आसपास में क्या करता हूँ, अंडे खाता हूँ। मेरे को डॉक्टर ने 4-5 सालों तक मुझे अंडा नहीं खाने दिया था, कहता था पीला वाला हटा दो, सफेद वाला मुझे पसंद नहीं। ठीक है, मैं खा नहीं पाता था, मीट छुड़वा दिया मेरा, चिकन छुड़वा दिया, कहता था कभी कभी फिश खा लो, फिश खा नहीं पाता था। और 1-आधा किलो फल खाता था, फिर लंच के साथ भी फल खाता था, और गेहूं की रोटियां खाता था। और ऑलमोस्ट मुझे ऐसा स्थिति ऐसी आ गई तो मुझे लगा था कि मैं ऐसा जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा, क्या होने जा रहा है पता नहीं। खैर, तो अंडे खाइए, नहीं है तो जो वेजिटेरियन है ऐसे मैं मना करता हूँ, दूध और दूध के प्रोडक्ट्स, घी खाना चाहिए, मक्खन खाना चाहिए। तो दही लीजिए, अपना बढ़ाइए प्रोटीन इंटेक, पनीर लीजिए, ठीक है, अंकुरित ले लीजिए। अब वो आपने खाना खा लिया, अब बीच में अच्छा उठ के सबसे पहली बात, चाय वाय दूध बंद, दूध की चाय खत्म। दूध में लैक्टोज होता है, और वो आप इस चीज़ को खुद कर लीजिएगा, बहुत आसान है, आजकल आप मशीन रख सकते हैं। दूध के बाद अपना शुगर चेक कर लिया कीजिए, उतना ही करता है जितना 1 चम्मच चीनी करता है, बिल्कुल ठीक है। यू कैन चेक इट एनी टाइम यू वांट, दीस आर थिंग्स यू कैन डू एट होम। रात में दूध पी के सोइए, सुबह का फास्टिंग चेक कर लीजिए, ठीक है, पता लग जाएगा। दूसरी बात क्या है, दूध बचपन के लिए होता है, हमारे लिए है, ठीक है। उसमें केसिन और बीटा कैसीन कह लीजिए या वे प्रोटीन बोल लीजिए, वो जनरली हम उसके लिए इंटॉलरेंट होते हैं। तो बहुत सारे लोग आप देखिएगा जिनको बड़े स्किन प्रॉब्लम्स है, उनको अगर डेयरी छुड़वा दीजिए वो ठीक हो जाते हैं, क्योंकि एक तो हम इंटॉलरेंट हैं, और दूसरी बात ये है कि वो थोड़ा एस्ट्रोजेनिक होता है, उसमें फीमेल वाले हार्मोन्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आई फीमेल से आए वो तो दैट इज व्हाई। तो आप चाय वाय नहीं पीना है, ब्लैक कॉफी पी सकते हैं, पानी डालिए, बहुत अच्छा लगता है कुछ दिनों के बाद ब्लैक कॉफी। देखिए मेरे मैंने यहीं पे रखा हुआ 3 के पास वहाँ है, लेके चलता हूँ। देखिए मैं खाना नहीं खाऊंगा, अभी सुबह से नहीं खाया, कल शाम से नहीं खाया है, अब आज नहीं खाऊंगा, अब मेरी फ्लाइट है, नहीं खाऊंगा, कोई बात नहीं है। इट्स अ गुड थिंग दैट आई गेट अ चांस नॉट टू ईट। फास्टिंग, द लॉन्गर यू स्टार्ट टेकिंग इट, somebody who has chronic disease, they start prolonged fasting. There is nothing in the world that heals you better than fasting. Nothing, there is no medicine stronger than fasting and sleep. Fasting and sleep. जब आप फास्टिंग शुरू कीजिएगा, ये जो मैं अभी तो मैं इंटरमिटेंट बता रहा हूँ, दिन में कम खाना है,
आप देखेंगे कि हुआ क्या, आपको नींद कितनी अच्छी आ रही है, क्यों आ रही है? तो नींद आपको बहुत अच्छी आने लग जाती है अचानक, जो मैंने आपके साथ बैठा, सबके साथ ही होता है, क्योंकि बायोलॉजी देखिए साइंस है, 2 और 2 ना 4 ही होता है, वो 4.1 नहीं होगा, 3.9 नहीं होगा, वो होना नहीं है। कोई बोले कि नहीं हो रहा है तो वो कोई चीटिंग कर रहा है, वेरी क्लियर। तो आपने खाया, उसका बीच में कुछ नहीं खाना है आपको, नट्स खाइए, वॉलनट्स खाइए, जितने नट्स हैं उनको हमेशा भिगो के खाइए, बिना भिगोए हुए रात भर आप खाइए मत उसको, क्योंकि फिर मैंने बोला कि प्लांट बेस्ड फूड्स हैं, उनके अपने डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं हमारे खिलाफ, तो उनमें फाइटिक एसिड होती है जो न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन हमारा कम करता है। तो पानी में उसको बार बार जब आपने भिगो दिया तो उसको 2-3 बार पानी बदल दीजिए, तब खाइए, थोड़ा कम हो जाएगा। उसके बाद आप आ जाइए, 2 या 3 बजे आपका लंच होता है, खूब अच्छे से लंच कीजिए, डिनर फॉर वो कर जाइए, ठीक, डिनर करो नहीं, तो ये आपको फास्टिंग भी हो गया। लेकिन मैंने कुछ और पाया उसको, क्या मैंने आजकल एक घड़ी पहनता हूँ, ये छोटी सी सस्ती सी घड़ी है, ये क्या है, ये आपका स्लीप ट्रैकिंग करती है आपने, ठीक है, एनीबॉडी कैन बाय दिस नाउ। तो मैं स्लीप जब भी ट्रैक करता था तो वो डीप स्लीप कम दिखाता था, और मैं सोचता था कि मतलब इतना ज्ञानी हो गया, मतलब इतना कुछ जानता हूँ। हो क्या रहा था कि 7-7:30 बजे से पहले मैं खाना खा नहीं पा रहा। अब क्या हुआ, वो खाना शाम वाला सूर्यास्त के बाद वाला खत्म हो गया। मैंने 2-3 दिन बाद मुझे लगा कुछ अच्छा लग रहा है, मैंने वैसे ही खोल लिया, मैंने देखना बंद कर दिया, क्योंकि अच्छा दिखाता नहीं था। तो मैंने जब खोल के देखा तो सारा बिल्कुल ग्रीन था, ऑल वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सिर्फ क्यों? मैंने लेट का खाना बंद कर दिया। सोचिए, गांव में अंधेरा हो जाता था, इसलिए रातों में खाना खाता नहीं था। अगर लालटेन जलाते थे तो कीड़े पतंगे आके खाने में लेते थे। तो नेचर ने अपना उसको सब चीज को बैलेंस करके दिया हुआ है। तो अब आते हैं हम कि क्या खाना चाहिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हर किसी को प्रोटीन खाना जरूरी है, हर किसी को प्रोटीन खाना जरूरी है। बोला जाता है कि नहीं प्रोटीन मत खाओ, प्रोटीन पे एकदम गलत बात है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, एक एनाबॉलिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, उसका मतलब कि कितने प्रोटीन आप खा रहे हैं और उसका कितना आपका मसल इस्तेमाल कर पा रहा है प्रोटीन सिंथेसिस के, वो एनाबॉलिक रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। और ये जो मैं कह रहा हूँ, ये अभी हमारे जैसे लोग मानने को तैयार नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है और ये साइंस है। क्योंकि आप बताइए, बुढ़ापे का एक हॉलमार्क क्या है, बहुत बड़ी पहचान क्या है? बहुत बड़ी पहचान ये है कि हमारे मसल्स खत्म हो जाते हैं, हम वीक हो जाते हैं, होते हैं ना, शरीर में ताकत नहीं रहती है, सामान ज्यादा नहीं उठा पाए। एक है फ्रेलिटी, बुढ़ापे का एक वन ऑफ द बिगेस्ट वो है सिम्टम है कि हम वीक हो गए। और जब वीक होते हैं तो हम गिरते हैं, हिप फ्रैक्चर होता है। तो आज के डेट में दुनिया में हर सेकंड में, सिर्फ अमेरिका में अकेले, यहाँ तो कोई डेटा है नहीं, हर सेकंड एक व्यक्ति 60 साल से ऊपर का डिसबैलेंस होकर गिर रहा है। और क्यों गिर रहा है? क्योंकि नॉट इनफ प्रोटीन नहीं है, तो आप हड्डियों को बढ़ने वाले जो टेंडन्स हैं, जो लिगामेंट्स हैं और आपके खुद के मसल्स हैं, वो वीक हो चुके हैं, बैलेंस आप लूज कर जाते हैं और गिरते हैं। जो गिरते हैं उसमें से ज्यादातर लोगों को हिप फ्रैक्चर हो जाता है, हिप फ्रैक्चर होता है, और उससे तकरीबन आधे लोग मर जाते हैं। ये है जो बताया, मुझे लगा प्रोटीन नहीं खाइए। अब प्रोटीन खाए तो और क्या जरूरी है? अब आते हैं एक्सरसाइज पे। उठक बैठक करो या वेट्स उठाओ, मुझे नहीं पता है कैसे करना है, आपके शरीर के ऊपर वजन पड़ना चाहिए। जब शरीर पे आपका वजन पड़ता है, जब आप उसको काम कराते हैं, तो शरीर दिमाग को ये पता लगता है कि ये जानवर जो है ये अभी शिकार करने लायक है, ये शिकार करके जी सकता है और ये अपने बच्चों को खिला सकता है, इसलिए इसके सारे फंक्शंस को अच्छा रखो। अगर ये मैसेज नहीं जाता है तो शरीर कहता है कि अब ये बोझ बन चुका है, नेचर कहती है ये बोझ है नेचर पे, हमारी धरती पे, और इसको मर जाना चाहिए और दूसरा इसको खा जाना चाहिए, ये नेचर है। सो कीप गिविंग दिस मैसेज टू योर ब्रेन दैट आई एम अ वेरी गुड हंटर। और क्या होता है एक्सरसाइज करने से? मिनरलाइजेशन होता है बोन में। जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारे मिनरल्स कम होते हैं। वो मिनरल भरेगा कैसे वापस? वो मिनरल भरता है एक्सरसाइज, पक्का भरेगा। और वही नहीं होगा जो कैल्शियम जाकर, आपने सुना होगा कि आजकल जो हमारे नसें हैं हार्ट वार्ट की, वो हार्ड हो जाती हैं, वो कैल्शियम जो है वो आपको बोन में ही जाएगा, वो वहां जाना थोड़ा कम हो जाएगा, तो उस बीमारी से भी बचिएगा और उसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर होता है, हाइपरटेंशन होता है, उससे भी बचिएगा। आपने सुना होगा कि नमक नहीं खाना चाहिए, खूब बोलते हैं डॉक्टर, नमक नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल सही बोलते हैं। नमक नहीं खाना चाहिए क्योंकि उनका बताया हुआ खाना हम बता रहे हैं, क्योंकि जब इंसुलिन बढ़ा रहता है शरीर में तो सोडियम जो नमक होता है उसको रिटेन करता है, रिटेंशन पैदा करता है, और जब सोडियम रिटेंशन पैदा होता है तो खून गाढ़ा होता है, खून गाढ़ा होता है तो हाइपरटेंशन होता है।
और जैसे इंसुलिन वापस होता है, लो होता है, आप डायरेक्ट आप अपने आप बाथरूम जाके पेशाब करना शुरू करिएगा, सारा सोडियम निकल जाता है, पोटेशियम बढ़ जाता है, सोडियम नीचे आता है। आपको कभी नमक से ब्लड प्रेशर नहीं होता है। आपको ब्लड प्रेशर इसलिए होता है कि जब आप नमक खा रहे हैं आपको इंसुलिन बढ़ा हुआ है। पानी पीजिए 2 लीटर, इंसुलिन को नीचे रखिए, नमक खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। घी, मक्खन, आपका ब्रेन जो है कंप्लीटली कोलेस्ट्रॉल का बना हुआ है। जो कोलेस्ट्रॉल की अगर कोई दवा खाता हो तो मैं बता दूं कि वो पहचानता नहीं है कौन सा कोलेस्ट्रॉल है, वो सारे कोलेस्ट्रॉल बंद कर देता है, सारे, चाहे गुड हो बैड हो जो, ठीक है। गुड बैड कोलेस्ट्रॉल कुछ नहीं होता है। आप केवल अपना ट्राइग्लिसराइड दिखाने, जो भी ब्लड टेस्ट हो, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट हो, अपना ब्लड टेस्ट देखिए। अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, डायबिटीज टेस्ट में क्या आ रहा है मुझे मतलब नहीं है, आपको डायबिटीज है, उसको ये नहीं मानते हैं, बात अलग है। ट्राइग्लिसराइड बढ़ा होगा तो 101% आपका HDL कम होगा, HDL कम होगा, ये साइंस है। अगर नहीं कम है, ज्यादा है और ट्राइग्लिसराइड भी ज्यादा है, तो आप उसको बोलिए कि आपका ब्लड रिपोर्ट गलत है, आप दोबारा टेस्ट करा लेंगे। उसको कोई साइंस नहीं लगाना है कि रिसर्च करेंगे क्या बात है दोनों के साथ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जैसे मैंने बोला 2 और 2 4 ही होते हैं, वैसे ही होता है। ट्राइग्लिसराइड अगर बढ़ा हुआ है तो आपका शुगर चालू है, सतर्क हो जाइए, उसको रिवर्स कीजिए। उसको कम करने की दवा मत लीजिए जो स्टैटिन्स दिए जाते हैं। स्टैटिन्स जब आपको दिया जाएगा, आपके सारे कोलेस्ट्रॉल बंद हो जाएंगे। कोलेस्ट्रॉल बंद हो जाएगा, फैट कम हो जाएगा, तो विटामिन A, D, K, E ये फैट सॉल्युबल विटामिन है जो इतने जरूरी है। डी के बारे में तो आप सबको जानते हैं, कोरोना भी है तो डी खाना है, डी खाना है। ये इतने जरूरी है, जब आपको कोलेस्ट्रॉल फैट रहेगा नहीं तो अब्सॉर्ब कैसे होगा आपके बॉडी में? फैट है किसलिए? फैट के फंक्शंस हैं। पहले दिन विटामिन को लेता है, कोलेस्ट्रॉल में उसे बाइंड करके आपके पूरे शरीर में चल, लोग कहते हैं कोलेस्ट्रॉल है, वो हर सेल्स को जहां जहां जरूरत उसे देने का काम करता है, उसका काम है वो करता है। उसके बाद आपको हार्मोन्स बनाता है, टेस्टोस्टेरोन नहीं बनाता है। हार्मोन्स नहीं बनेगा तो आप हैं कौन? आप कुछ भी नहीं। ब्रेन 80% कोलेस्ट्रॉल है। आपका एक सेल जो है, एवरी सेल इन योर बॉडी इज प्रोटेक्टेड, द सेल मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, इट्स फैट विद फॉस्फोरस। ये फॉस्फोलिपिड है, वो सारे वीक हो जाएंगे। जब आपका सेल वीक हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन होगा, आपको बस बच क्या गया? फैट खाइए। LDL बढ़ा हो अच्छी बात है, मैं बोल रहा हूँ अच्छी बात है। जितने स्टडीज हैं, इन्हीं की स्टडीज बोल रहा हूँ, अपना कोई हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, उनको निकालिए, कंक्लूजन कुछ और निकला हुआ है, डेटा देख लीजिए। LDL जिन लोगों का बढ़ा रहता है और HDL भी हाई हो, ट्राइग्लिसराइड लो हो, वो ज्यादा जीते हैं। जिनका कोलेस्ट्रॉल कम किया जाता है, जिनका LDL कम रहता है, यानी कि वो सैचुरेटेड फैट नहीं खा रहा है, उसे घी नहीं मिल रहा है, उसे एनिमल फैट नहीं मिल रहा है, उससे ज्यादा नारियल का तेल नहीं मिल रहा है, वो जो डाउन होता है उनका अर्ली डेथ होता है। और बड़ा पब्लिकली बोल रहा हूँ मैं इस चीज को। और बहुत सारे डॉक्टर हैं जो है इससे परेशान होते हैं तो वो केस कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम, आई एम टेकिंग गुड एनीवे, साइंस इज साइंस। सो LDL बढ़ा कोई दिक्कत नहीं। क्यों? इसलिए क्योंकि अब एक बार अभी केस आया कि कहा कि मेरा HDL जो है 60 रेंज से ऊपर है, तो मैंने कहा आपका LDL कितना है? बोला वो भी ऊपर है। तो मैंने कहा होता क्या है, जब LDL जाता है अपना काम करने तो उसको वापस आना होता है लेवल, ये आना होता है, रह नहीं सकता है, तो उसे लाने के लिए HDL जाता है। तो भाई LDL ज्यादा है तो ज्यादा ही HDL जा रहा है ना, आपका शरीर अच्छा काम कर रहा है। LDL चला जाएगा, HDL होगा नहीं तो आएगा कैसे वापस? तो ऑक्सीडाइज कर जाएगा, फिर आपको बीमारियां होंगी। इसलिए फैट खाना जरूरी है। फैट से आपको एनर्जी मिलता है, फैट आपको बर्न करना है डेली 24 घंटे में। कुछ समय आप अपना ग्लूकोज रिजर्व को बर्न कीजिएगा सुबह उठने के बाद, अपने एक्सरसाइज किया, वॉक किया, जब किया, उसका आप अपना फैट बर्न कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उससे क्या होगा, बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ, जो डिप्रेशन है डिप्रेशन गायब है। डिप्रेशन कुछ नहीं है, पिछले 40 सालों से पता नहीं कितने, शायद उससे ज्यादा से कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं डिप्रेशन के लिए, उन्हें बोलते हैं SSRIs, सेरोटोनिन सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। सेरोटोनिन हार्मोन जिसे हमें बड़ा अच्छा लगता है, तो वो दवा दे दी जाती है ताकि सेरोटोनिन लेवल हमेशा हाई रहे, नीचे ना जाए। ये माना जाता था कि इनके सेरोटोनिन कम होता है। अभी 1-2 महीने पहले स्टडी आ गई कि नहीं, जिससे कोई फायदा होता ही नहीं। ठीक है, फायदा होता नहीं है, और खिलाया जाए तो डिप्रेशन कोई फायदा नहीं होता है। तो मुझे लेकिन बड़ा अजीब लगा, क्योंकि ये दवा देने पे फायदा होता है लोगों को, मैंने भी लिया था कभी, तो फायदा तो था। तो कहीं जाके मुझे कोई और एक दूसरा रिसर्च मिल गया, और उसमें पता क्या लगा कि ये जब इनिशियली हम खाते हैं तो ये हमारे न्यूरॉन्स में असल में सूजन होती है, वो सूजन को कम करता है। सूजन जब कम होता है तो डिप्रेशन डाउन हो जाता है। यानी डिप्रेशन इज डायरेक्टली मैनिफेस्टेड ड्यू टू योर इन्फ्लेम्ड न्यूरॉन्स। इन्फ्लेमेशन किस लिए है? अगेन इंसुलिन रेजिस्टेंस मोस्टली। फिर से वही आ जाते हैं खाना, सोच के देखिए,
तो अब मैंने बहुत लोगों पर ट्राई किया है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, जीने का दिल नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। 14 दिन बाद वो नया नया काम ढूंढते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, मैं देखता हूँ हंस रहे होते हैं, मस्ती में होते हैं, एकदम कंप्लीटली चेंज। द मोमेंट यू स्टार्ट बर्निंग फैट यूजिंग कीटोन्स इंस्टेड ऑफ ग्लूकोज इन योर ब्रेन। क्योंकि वैसे भी उम्र के साथ होता क्या है, उम्र के साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, लेकिन वो होना चाहिए 80 में 90 में, अभी नहीं होना चाहिए जो हो रहा है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस तो होगा क्योंकि हर सेल का अपना अपना डिस्फंक्शन शुरू हो जाता है। तो ब्रेन में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। अब हुआ क्या, आप तो उसको फैट दे रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो शुगर तो सेल्स में जा नहीं रहा है जिसको एनर्जी यूज करना है, अब यूज ही नहीं हो पा रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया। तो आपने देखा होगा पहले कई लोग होते हैं कहते हैं कि पहले तो मैं एक किताब पढ़ जाता था आराम से 2 दिन में, आपने भी नोटिस कीजिएगा, और अब जो है मैं थोड़ा 2-3 पेज पढ़ने का मन नहीं करता पढ़ने। that lethargy is because of the information in your brain। ये हो गया ब्रेन का मामला। अब इसको ऐसे देखा जा सकता है कि वो क्या रहता कि शुरू में आपने खाया 10 ग्राम ग्लूकोज, तो उसे यूज करने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ा 1 ml इंसुलिन, ठीक। फिर आपने खाया 10 ml ग्लूकोज, खाते गए, आपका शुगर चेक किए जा रहे हैं, शुगर बोल रहे हैं नॉर्मल है, ठीक। ये इन्होंने ये नहीं बताया कि पहले 1 ml इंसुलिन की जरूरत पड़ रही थी, अब 2, फिर 3 और अब 4 ml, फिर 5 ml, आपका इंसुलिन बढ़ता जा रहा है, शुगर को तो दबा रहा है वहां पे, लेकिन उसके इस्तेमाल करने के लिए जैसे थायराइड होता है, केसेस बढ़ता है, वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसकी टेस्टिंग ही नहीं कराते। 50 रुपए की टेस्टिंग है, 50 रुपीज, उससे ज्यादा नहीं है। फास्टिंग इंसुलिन कराई, बीपी इंसुलिन कराई शुगर के साथ, ये आपको कोई बताता नहीं, बोलता है HbA1c ठीक है। वो पता कब लगेगा, जब इंसुलिन बिल्कुल ही काम करना बंद कर देगा, इन्फ्लेमेशन पूरा हो जाएगा और शुगर आपके ऑर्गन्स हो जाकर डैमेज करना शुरू कर देता है, और शुगर ब्लड में दिखना शुरू हो जाएगा। वो फैट भी नहीं बन पाता, वो आपका विजिबल फैट भी नहीं बन पाता। तब उस टाइम तक इमेजिन कर सकते हैं कि आपको कितना डैमेज हो चुका है, सोच के देखिए। तो नाश्ता नहीं करना फ्री है, इसमें पैसे नहीं लगते, पैसे बचते हैं। आपके यहाँ होते थे अभी, वो शायद मॉरिशस में रवि बदाम जी, पता नहीं कितने लोग जानते हैं, तो उन्होंने 1-1.5 महीने बाद मुझे बहुत पुराने संबंध, उन्होंने मुझे फोन किया, बोला कि आप बिल्कुल सही बोलते थे, 4-5 हज़ार रुपये मेरा दूध का बिल खत्म हो गया, नंबर 1। बोला कम से कम 5 हज़ार का मैं फल खरीदता था ऑर्गेनिक और पता नहीं क्या क्या करके, वो मेरा खत्म हो गया। नाश्ते का जो खर्च था वो खत्म हो गया, ठीक है। आटा चावल का ज्यादातर खर्च खत्म हो गया। अब जो खर्च है वो घी पे है, घी महंगा है ठीक है, लेकिन पैसे तो बच गए मेरे। 2-3 किलो से घी इस्तेमाल करने से खाना घी में बनाएंगे या मूंग कोल्ड प्रेस ऑयल में बनाएंगे, रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल नहीं करना है, वो भी बच गया। और क्या बच गया, बोला कि काम मैं डबल कर पा रहा हूँ, वेट मेरा 30 kg खत्म हो गया, और मैं छुप के पहले जूता लेस वाले नहीं पहन पाता था, अब मैं आराम से छुप के जूता पहनता हूँ और चलता हूँ और सब कुछ ठीक हो गया है। और एनर्जी इतना की पूछे नहीं, खाना नहीं खाने से एनर्जी कम होना चाहिए नहीं, तो ये बढ़ कैसा है, वाइज गोइंग अप। सो इनिशियली जब आप फास्ट करेंगे, क्योंकि आपको कार्बोहाइड्रेट की एडिशन है, तो आपको समझ नहीं आएगा, आपको वीकनेस लगेगा। जब वीकनेस लगे, शुगर चेक कर लेना, शुगर हमेशा ठीक रहता है, ये गलत बात है। शुगर लो नहीं, आप करना क्या है कि थोड़े से नमक, सेंधा नमक पानी में डाल के और पी लेना, या एक ब्लैक कॉफी ले लेना, दैट इज ऑल यू हैव टू डू। आफ्टर a few times वो थकान खत्म हो जाएगी। अभी क्या है, आप मेटाबॉलिकली इनफ्लेक्सिबल हो गए हैं, आपका शरीर भूल गया है कि कैसे फैट वहां पे, कब ऐसे शुगर बढ़ गया, फिर कीटोन्स, फैट शुगर में ऑल्टरनेट नहीं कर पा रहा है, उसको आपको रिट्रेन करना है, उसको बहुत सारे पाथवेज, उसको ब्रेन रिवॉर्ड, सपोर्ट रिवॉर्ड। जब वो शुरू हो जाएगा, आपकी नींद अच्छी हो जाएगी, जो रात को उठ के उठना पड़ता है 2 बार पेशाब करने के लिए, पेशाब खत्म हो जाएगा, जो पेट बाहर निकला हुआ पेट खत्म हो जाएगा, आपके सारे ब्लड टेस्ट ठीक हो जाएंगे, घुटनों में दर्द खत्म हो जाएगा, आंखों में जलन खत्म हो जाएगा, नींद अच्छी आएगी। और एक होता है मेटाबॉलिक एज और बायोलॉजिकल एज, उसकी टेस्टिंग कराई जा सकती है। तो अगर वो मेटाबॉलिक एज आपका 50 है, तो आप 1 साल का या आसपास से 6 महीने बाद आप देखिएगा मेटाबॉलिक एज आपका आपकी अपनी उम्र से कम हो गया, आपकी उम्र घट जाती है। जो बॉडी की क्रोनोलॉजिकल एज तो कोई नहीं कर सकता, मुझे वो तो समय है, और जो शरीर की जो एजिंग हुई है, इट गेट्स रिवर्स्ड, एंड दिस इज साइंस, एंड देयर आर टेस्ट्स दैट कैन बी डन टू चेक इट। सो कीप योर HbA1c डाउन, योर फास्टिंग इंसुलिन डाउन। शुगर मैं बोलना ही बंद कर दूं, तो बोलता हूँ, फिर वो लोग शुगर के टेस्ट कराने लग जाते हैं। इंसुलिन डाउन रखो, खाने के बाद में इंसुलिन डाउन रखो, इंसुलिन डाउन रखो, कुछ ही दिन के बाद जो लोग शुगर
दवा खा रहे हैं वो सब फेंकना पड़ जाएगा इमीडिएटली। बहुत लोगों का ब्लड प्रेशर का मेडिकेशन खत्म हो, जिनके अभी आर्टेरियल स्टिफनेस नहीं आया है उनके ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन भी खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज अब जरूरी, अब खाना है और खाने से हम जितनी जरूरत पूरी कर सकते हैं और हमारी असली जरूरत में कुछ गैप है। वो गैप इसलिए कि नेचर ने बनाया है, नेचर नहीं चाहता है कि आप 100 साल तक जिए इस धरती पर बन के। वो हमने साइंस इतना पढ़ लिया कि हम जीना चाहते हैं, अपने बच्चों से लगा हुआ है, अपने कोई मरना नहीं चाहता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम न्यूट्रिशनल गैप को फुलफिल करते हैं। जैसे मैंने बोला प्रोटीन ज़्यादा लीजिए, ठीक है। उसी तरह से मैग्नीशियम एक सॉल्ट है जिसकी डेफिशिएंसी सबको है, चाहे वो जवान हो चाहे बुढ़ा हो, चाहे जो टेस्ट कराए वो निकले वो डेफिशिएंट है। आप जैसे रात में खाने सोने से 1 घंटे पहले अगर लेना शुरू कर देंगे आपकी नींद अच्छी हो जाएगी, नींद ही अच्छी हो जाएगी, आपका मसल ठीक हो जाएगा, आपका बोन ठीक होने लगेगा, सब कुछ ठीक होने लगेगा। तो हर कोई को बहुत आसान है, बहुत सस्ता है। रात में 1 टैबलेट मैग्नीशियम खाना है, हफ्ते में 60,000 का विटामिन डी खाना है। डी खाना जरूरी है। जो ओमेगा 3 आता है फिश ऑयल वो खाना है। जितने एंटी इंफ्लेमेटरी चीजें हैं, हल्दी के सप्लीमेंट्स आते हैं वो खाना है। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम 100 साल तक जी सकते हैं। हल्दी का सप्लीमेंट लीजिए, विटामिन ई लीजिए, विटामिन ए बीच बीच में लीजिए। अपने न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा रखिए, खाना कम कीजिए, प्रोटीन और फैट ज्यादा खाइए। स्टार्च आपको जो कार्बोहाइड्रेट आता है वो आपको सब्जियों से मिल जाएगा, नहीं मिलेगा आपका शरीर बना देगा, वो आपका शरीर बना देगा, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद धीरे 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 अपना लाइफ में आप चेंज देखिएगा, आप ज़्यादा काम कर पाइएगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और कुछ लोग तो क्या करते हैं कि लंच टाइम में काम कर लेते हैं, खाना नहीं खाते हैं, जल्दी घर चले जाते हैं, काम तो पूरा हो गया। तो वो भी ठीक है, वो भी एक तरीका है काम करने का। दूसरा है कि लंच पूरा अच्छे से कर लीजिए, डिनर नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अपने बच्चों के साथ व्यतीत कीजिए। स्पेंड टाइम रीडिंग समथिंग। सोने से 2 घंटे पहले सारे मोबाइल बंद कर दीजिए। ये लाइट जो है ये हमारे ब्रेन को सुपर कैल्मेटिक न्यूक्लियस होता है अंदर में, जिसको ये इंफॉर्मेशन देता है कि अभी दिन है। जो उसको लगता है दिन है तो फिर मेलाटोनिन नहीं बनेगा, मेलाटोनिन नहीं बनेगा तो आप सो नहीं पाइएगा। और मेलाटोनिन नहीं बनेगा तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी नहीं बनेगा, जो कि एक बहुत ही अहम हार्मोन है जो हमको नया रखता है, हमेशा नया, वो नहीं बनेगा। तो मेलाटोनिन हर इंसान को खाना है, क्योंकि हर कोई के पास स्ट्रीट लाइट है, फोन है, रूम में बल्ब है, सब कुछ है। मेलाटोनिन है सब कोई डेफिशिएंट है। 3 mg के आते हैं, उससे भी कम हो, उससे भी तोड़ दो, आधा कर दो, 1 mg कर दो, लेकिन उसे आप लीजिए, जीवन बहुत ठीक रहेगा। और मोटा मोटी तो बातें करने के लिए बहुत है, बहुत सारा साइंस है, बहुत सारा केमिकल बायोकेमिकल पाथवेज है, तो मेरे ख्याल में सब चीज़ों हमारे बात में नहीं आवश्यकता है। तो these are the basic guidelines which can really turn around your life. Have a lot of omega 3 fish oil, जो फिश ऑयल नहीं खाते हैं वो वेजिटेरियन सोर्स ढूंढें, अखरोट खाइए, बादाम खाइए थोड़ा बहुत, और क्या कहते हैं नारियल तेल लीजिए, घी लीजिए, मक्खन लीजिए, रिफाइंड ऑयल सारे घर से बाहर कर दीजिए। आज नहीं तो 5 साल के अंदर अंदर मुझे लगता है कि ये चीज़ पता लग जाएगा आदमी को कि चीनी से भी शायद खतरनाक है रिफाइंड ऑयल, क्योंकि डेटा बहुत क्लियर है। जैसे जैसे रिफाइंड ऑयल का कंजम्पशन बढ़ता गया वैसे वैसे हार्ट अटैक्स और कैंसर बढ़ता गया वर्ल्ड में। तो ये है ले देके लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट। आई होप यू बीन एबल टू अंडरस्टैंड। बहुत सारी चीज़ें उल्टा लगेगा आपको, बट जो सच है सो सच है, दैट्स द ट्रूथ। ओके, थैंक्स। Loka Samasta Sukhino Bhavantu. That was really a very amazing and friendly session, Mr. Rajkumar Singh. Thank you so much for enlightening us. Thank you so much for sharing such wonderful tips. Now, I would like to promote a vote of thanks to our Honorable Mr. Naveen Zindal sir and his wife, Mrs. Sharon Zindal ma'am, for promoting such health awareness programs with us as JSPL family by leading themselves as an example. Thank you so much to the audience for being such a wonderful one, and thank you so much everyone for their wonderful time and patience. Looking forward for more such gatherings. Dhanyavad.